नमस्कार, गुड इवनिंग। आज से हम लोग ग्रुप डी की तैयारी के लिए साइंस का टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कड़ी में आज पहला टेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद भी आने वाले दिनों में हर दिन एक टेस्ट करेंगे। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक में पर डे साइंस का एक टेस्ट होगा और इसका 20 क्वेश्चन डिस्कशन होगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज हम लोग का है, इसके क्वेश्चंस को इस प्रकार से बनाया गया है कि एक क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो उससे और भी चीजें आपकी क्लियर होंगी और एग्जाम तक आपका अच्छा खासा साइंस का तैयारी हो जाएगा। आपने जो भी पहले पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए इस सीरीज में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं है और फिर जो भी जहां हमको आपको गाइडलाइन बताना होगा वहां पर आपको गाइडलाइन देते रहेंगे कि चलिए कैसे इसका तैयारी करना है। तो चलिए आज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहां से स्टार्ट है कि जब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहां से स्टार्ट है, जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो CO2 मुक्त होता है, धातु कर्म की यह विधि है। कह रहा है कि जब चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि चूना पत्थर होता क्या है। तो चूना पत्थर जो होता है ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो ये कार्बोनेट का अयस्क है, कार्बोनेट का अयस्क है, तो कार्बोनेट के अयस्क के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वो होता है निस्तापन। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले समझ लीजिए आंसर निस्तापन। अब इस पे क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखिए, जब चूना पत्थर को गर्म किया गया, जब हम इस चूना पत्थर को गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। चूना पत्थर को गर्म किए, CO2 मुक्त हुआ। धातु कर्म का यह विधि कौन सा है, देखिए धातु कर्म का यह विधि निस्तापन कहलाता है। याद रखिएगा, निस्तापन कभी भी कार्बोनेट अयस्क के लिए ही होता है जिसमें कि कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, वायु के एब्सेंस में। हालांकि इसमें वायु का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा निस्तापन। अब देखिए बाकी का ऑप्शन प्रद्रावन। प्रद्रावन जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अस्मेल्टिंग। क्या हो गया ये इंग्लिश में हो गया स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है कि ये किसके लिए होता है, ये होता है लौह अयस्क के लिए। यानी कि आयरन का जो ओर होता है हेमाटाइट, उसको ब्लास्ट फर्नेस यानी वात्य भट्टी में क्या किया जाता है, वात्य भट्टी में उसका प्रद्रावन किया जाता है, यानी कि उसको पिघलाया जाता है। द्रवन का मतलब पिघलाना होता है, तो पिघलाया जाता है और इसमें बनता है आपका क्या चीज, इसमें बनता है आपका स्लैग यानी धातु मल। इसमें CO2 गैस की बात नहीं है, इसमें धातु मल बनता है। नेक्स्ट आ जाइए अवकरण। अवकरण क्या होता है, अवकरण को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको रिडक्शन कहा जाता है। यानी मेटल ऑक्साइड है, MO इसको लिखे हैं। यहां पर जब इसको हम कुछ भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ गर्मी करेंगे, कुछ ऑक्साइड ऐसा होता है जो कि केवल गर्म करने से रेड्यूस हो जाता है, कुछ में रेड्यूसिंग एजेंट भी आपको चाहिए होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपको रेड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ेगा। तो अगर किसी धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है तो समझिए इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन जो होता है वो मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदलने की क्रिया है। और नेक्स्ट आ जाइए, सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है जारण। जारण किसका होता है, तो याद रखिए जारण जो होता है ये होता है आपका सल्फाइड अयस्क का। याद रखिए सल्फाइड अयस्क का। और इस सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे M सल्फाइड यानी मेटल सल्फाइड को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इस कंडीशन में आपको प्राप्त होता है मेटल ऑक्साइड और साथ में बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, जो निस्तापन होता है उसमें CO2 बनता है, जो जारण होता है उसमें SO2 बनता है। बेसिक डिफरेंस निस्तापन और जारण में बहुत जरूरी है। ये कार्बोनेट अयस्क के लिए होगा और ये किसके लिए होगा, सल्फाइड अयस्क के लिए होगा। प्रद्रावन किसका होता है, याद रखिएगा लौह अयस्क यानी हेमाटाइट का होता है। कौन से भट्टी में, वात्य भट्टी में। और अवकरण क्या है, मेटल ऑक्साइड का मेटल में बदलने की क्रिया है। तो ये बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि निम्न में सबसे प्रबल अम्ल है, निम्न में सबसे प्रबल अम्ल है। अब देखिए अम्ल किसको कहते हैं, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अम्ल कहा किसको जाता है। अम्ल
कहा किसको जाता है? तो अम्ल ऐसा पदार्थ को कहा जाता है, एसिड ऐसा पदार्थ को कहा जाता है जो पानी में घुलने पर H+ देता है। हालांकि ये डेफिनेशन बहुत पुराना है, अर्हेनियस साहब का दिया हुआ डेफिनेशन है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को बनाने में यही काम करेगा। आगे आप जानते हैं कि लेविस जो थे उन्होंने भी एक एसिड को अलग तरह से डिफाइन किया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वह होता है एसिड और जो इलेक्ट्रॉन देता है वह होता है बेस। ये किसकी विचारधारा है? लेविस की। लेकिन हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अर्हेनियस का कंसेप्ट लगाना होगा। एसिड वैसे पदार्थ को कहेंगे जो H+ देगा और बेस यानी भस्म वैसे पदार्थ को कहेंगे जो पानी में घुलकर OH- देगा। तो एसिड क्या देगा? H+, बेस देगा OH-। अब देखिए इसमें सब में हाइड्रोजन है, H2O, H2S, H2Ac, H2Te। अब इसमें पूछा सबसे प्रबल कौन सा होगा। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो यहां पर जो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है, 16वां वर्ग का तत्व है। 16वां वर्ग पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो सबसे ऊपर में ऑक्सीजन है, उसके नीचे में सल्फर है, उसके नीचे में सेलेनियम है, उसके नीचे में टेलुरियम है, उसके नीचे में पोलोनियम भी है। फिलहाल तो ये 16th ग्रुप का एलिमेंट है। और ये जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं ये सिर्फ 16th ग्रुप के लिए नहीं, पहला ग्रुप से लेकर 18वां ग्रुप तक के लिए सबके लिए ये कॉमन बात है कि किसी भी ग्रुप में, याद रखिएगा, किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, किसी भी वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आइएगा तो एसिडिक कैरेक्टर यानी जो अम्लीय गुण होता है वह बढ़ता है। याद रखिएगा क्या बढ़ता है? एसिडिक कैरेक्टर यानी अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो अम्लीय गुण अगर बढ़ेगा तो सबसे देखिएगा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम में सबसे नीचे कौन है? टेलुरियम। तो अम्लीय गुण बढ़ेगा तो सबसे प्रबल कौन सा हो जाएगा? H2Te। ये सबसे ज्यादा आपका एसिडिक है और आंसर हो जाएगा H2Te सबसे प्रबल। उससे कमजोर कौन हो जाएगा? H2Ac। देखिए यहां पर है। उससे कम कौन होगा? H2S। और सबसे कमजोर कौन होगा? H2O। तो याद रखिए पहला से लेकर के 18वां वर्ग तक का जितना भी माने कि ग्रुप है वो सब में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। देखिए ये तो क्वेश्चन है ही। एक अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है वो 17वें ग्रुप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, 17th ग्रुप का भी क्वेश्चन पूछ देगा। अब 17th ग्रुप में मान लीजिए कौन कौन सा होता है, तो सबसे ऊपर में फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन है, उसके नीचे आयोडीन है। ये तो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहता है। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर यहां भी आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो एसिडिक गुण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सीधा सीधी कारण है कि जब हम नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ते जाता है। एटम का साइज बढ़ते जाता है तो न्यूक्लियस से वो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर होता है। सीधा सीधी समझिए कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमजोर होता है। मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण होता है या ऋणता का जो गुण होता है वो कमजोर होते जाता है। H+ से उसकी पकड़ जो होती है ना वो कम होते जाती है। जब H+ से उसकी पकड़ कम होते जाएगी तो वो H+ इजीली लूज कर देगा और इसलिए इसमें सबसे प्रबल होगा Hi। अब देखिए इसका स्ट्रेंथ अगर समझाने बताने के लिए आए कि सबसे प्रबल कौन है तो सबसे प्रबल हो जाएगा Hi, उसके बाद हो जाएगा HBr। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दे दीजिएगा। ये इसके बाद हो जाएगा HCl और उसके बाद हो जाएगा HF। तो ये जो है ना ये आपको याद रखना है। Hi सबसे प्रबल, उससे कमजोर HBr, HCl, HF। तो देखिए यहां पर दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, 16th ग्रुप वाला, 17th ग्रुप वाला। और ये 16th 17th नहीं, कोई भी ग्रुप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ट्रेंड यही फॉलो करना है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 नंबर पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इस चीज को भी थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता जो है वह कितनी होती है। तो रुक जाओ भैया थोड़ा, हाँ रुक गया। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है देख लीजिए। सिंपल सा बात है कि शुद्ध जल का मोलरता अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फॉर्मूला। और मोलरता निकालने का फॉर्मूला याद रखिए, मोलरता इसका मतलब क्या होता है। फॉर्मूला जब तक नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है
विलेय के मोल की संख्या, ध्यान दीजिएगा, विलेय के मोल की संख्या। देखिए 4 चीज होता है, मोलरता पूछेगा, मोललता पूछेगा, नॉर्मलता पूछेगा, मोल प्रभाज्य पूछेगा। तो ये फॉर्मूला सबका आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो देख लीजिएगा, ये सारा फॉर्मूला कहीं जहां भी आप पढ़े हैं या जहां भी आप नोट्स बनाए होंगे वहां पर ये चीज होगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन मोलरता का है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। मोलरता होता है विलेय के मोल की मात्रा, विलेय के मोल की मात्रा, और बट्टा में होगा विलयन का आयतन लीटर में। देख लीजिए, विलयन का आयतन वॉल्यूम लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, LITRE, विलयन का आयतन लीटर में। चलिए अब यहां पर देखते हैं विलेय के मोल की मात्रा। अब मोल की मात्रा कैसे निकलेगा, तो पहले शुद्ध जल की मोलरता आपको पूछा, तो आप मान लीजिए कि आपके पास जो पानी है, वाटर है, ये कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर पानी है। और 1 लीटर पानी का वजन कितना होता है, तो देखिए पानी का घनत्व होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, यानी 1000 लीटर पानी का वजन 1000 kg होता है। याद रखना ये बात को, पानी का घनत्व 1000 kg प्रति मीटर क्यूब, ध्यान दीजिएगा 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब अगर कोई बोलता है 1 मीटर क्यूब, तो इसका मतलब होता है 1000 लीटर। तो 1000 लीटर का मतलब 1000 लीटर का वजन 1000 kg, तो 1 लीटर का वजन हो गया 1 kg। देखिएगा 1 लीटर का वजन हो गया आपका 1 kg। चलिए यहां पर तो बात समझ में आ गया कि वाटर 1 लीटर है, इसका वजन जो हो जाएगा, इसका वजन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 1 kg। चलिए, और 1 kg को आप अच्छा से कह सकते हो कितना ग्राम होता है जी, 1000 ग्राम होता है। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ये तो बहुत सबको याद रहना चाहिए कि एग्जाम में मोल्स जो होता है ना, मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री में वो स्पेशल चैप्टर है, और ये मोल कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हो तो पूरा फिजिकल गड़बड़ा जाएगा। तो मोल कंसेप्ट देखिए बहुत सिंपल है, क्या निकल रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो ध्यान से मोल कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, कहने का सेंस ये है। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मात्रा ग्राम में, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में बटा विलेय का अनुभार। यहां पर तो विलेय कुछ है नहीं, पानी की ही बात करना है। तो चलिए पानी का मात्रा ग्राम में कितना दिया हुआ है, 1000, और पानी का अनुभार तो आपको मालूम ही है निकालना। पानी का अनुभार सबसे सिंपल है, H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, देखिए H2O, तो क्या हाइड्रोजन का कितना परमाणु, 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, 1, ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16, जोड़ दिए कितना हुआ, 18, तो ये हो गया 18। इसको सॉल्व कर लिए, ये कितना हो जाएगा, 55, सॉरी कितना हो गया, ये हो गया 5.5, यानी ये हो गया 55.5 मोल। ध्यान दीजिए 55.5 मोल हो गया, तो यहां पर लिख देते हैं, मात्रा है, मोल की मात्रा 55.5। विलयन का आयतन देखिए कितना लिए थे, 1 लीटर, और सॉल्व कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55.5 मोल प्रति लीटर, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर सी 55.6 मोल पर लीटर। यदि यूनिट क्या पूछा, अगर यूनिट भी जानना है तो देख लीजिए, इसका यूनिट हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, और इसी को हम लोग कहते हैं मोलल। याद रखना, इसको क्या कहते हैं, मोलल। एक होता है देख लो मोलालिटी, लिट्टी, MOLALYTI, मोलालिटी। मोलालिटी सेम है फॉर्मूला, विलेय के मोल की मात्रा, मान लो हम इसको यहां पर x लिख दिए, अब कितना बार एक ही चीज लिखे, तो विलेय के मोल की मात्रा यहां पर x हो गया, और बट्टा यहां पर क्या करना है ना, यहां लिखना है विलायक का आयतन। देखो यहां विलयन है, यहां बोल रहे हैं विलायक, विलायक का मतलब जिसमें घोला जाता है, सॉल्वेंट, विलायक, विलायक का विलायक, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान केजी में,
विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो ये फॉर्मूला याद रखिए मोलालिटी का। और अगर इसका आपसे यूनिट पूछे, देखो यूनिट पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका यूनिट अगर पूछेगा तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल और हो जाएगा पर केजी। और मोल ही पर केजी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे मोलल। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया 55.6। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ चलिए, संशोधित स्पिरिट होता है। संशोधित स्पिरिट का मतलब होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। देखिए रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये हुआ रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसका नाम क्या क्या होता है पहले तो यही समझ लीजिए। एक इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे रेक्टिफाइड स्पिरिट, नंबर 1 नाम। इसका दूसरा नाम दे देगा, ये तो इंग्लिश हुआ, इसका दूसरा नाम दे देगा कमर्शियल यानी व्यापारिक स्पिरिट। ये भी याद रखिए, ये हो गया कमर्शियल यानी व्यापारिक स्पिरिट। तो व्यापारिक स्पिरिट 2 हो गया। इसका तीसरा एक और नाम है न्यूट्रल स्पिरिट, तो ये हो गया न्यूट्रल स्पिरिट। ये 3 नाम याद रखिएगा, कोई भी नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी नाम से पूछेगा। रेक्टिफाइड स्पिरिट भी दे सकता है, यहां पर दिया है संशोधित स्पिरिट। और ये बिजनेस के लिए यानी कमर्शियल इसी को यूज किया जाता है कमर्शियली, इसलिए ये हो गया। और कमर्शियल स्पिरिट ये तो इंग्लिश में नाम था, न्यूट्रल स्पिरिट तो हो ही गया। और इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है 95% एथाइल अल्कोहल और साथ में कहीं 95.5 भी देगा, वो भी ध्यान देना, थोड़ा सा परसेंटेज कहीं कहीं अंतर है, कहीं 95.5 है, कहीं 95.6 भी है। और प्लस इसमें होगा, याद रखिएगा 5% क्या होगा, H2O। क्या होगा, 5% H2O। ये हो गया। इसका जो यूज किया जाता है वो हॉस्पिटल वगैरह में किया जाता है। इसका देखे होंगे, सुइया वुइया लगाता समय स्पिरिट लगाता है, तो ये अच्छा एक एंटीसेप्टिक भी होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दूसरा नंबर है 100% इथाइल अल्कोहल। इसका नाम याद रखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% है तो शुद्ध है, और शुद्ध है तो इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। याद रखिएगा, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, या हिंदी में इसको परम अल्कोहल भी कहा जाता है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% वाला। तीसरा नंबर आ जाइए टिंचर आयोडीन। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंचर आयोडीन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है 89%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 89% इसमें होता है ई का मतलब क्या हो गया, एथेनॉल। देख लो 89% एथेनॉल, प्लस इसमें 5% होता है साथ में आयोडीन, और इसमें 5% होता है पोटेशियम आयोडाइड, और साथ में इसमें होता है, बाकी बच गया 89, 94 और 5 हो गया 99, 1% और कुछ वाटर मान लो वाटर होता है। तो ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया टिंचर आयोडीन। और टिंचर आयोडीन क्या होता है, एंटीसेप्टिक, याद रखिएगा। लास्ट आ जाइए मेथिलेटेड स्पिरिट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ध्यान दे करके देख लीजिएगा। इसमें एथेनॉल होता है और साथ में इसमें मिलाया जाता है मेथेनॉल। तो मेथेनॉल मिला दिया तो ये हो गया पीने के लिए अनफिट। बात याद रखना, मेथिलेटेड स्पिरिट में एथेनॉल होता है, एथेनॉल के साथ उसमें मेथेनॉल रहेगा, ये पीने के लिए बिल्कुल अनफिट होता है। और अगर आदमी इसको पिए तो फिर अंधा हो जाएगा या फिर उसका मौत भी हो सकता है। तो इसको कहा जाता है मेथिलेटेड स्पिरिट। चारों हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संशोधित स्पिरिट बोला, रेक्टिफाइड स्पिरिट, कमर्शियल स्पिरिट, न्यूट्रल स्पिरिट, और इसमें होगा 95% एथाइल अल्कोहल, 5% H2 होगा। मेथिलेटेड स्पिरिट भी देख लो, एथेनॉल और मेथेनॉल इसमें रहता है, ठीक है। 100% एथाइल जो अल्कोहल होगा वो बिल्कुल शुद्ध है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट कहते हैं। और टिंचर आयोडीन में याद रखो कि अल्कोहल के साथ आयोडीन रहता है, उतना याद भी नहीं रखना होता है। अल्कोहल के साथ आयोडीन और
परसेंटेज याद रखने का जरूरत नहीं है। आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड होता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हो गया हम लोग का 5। पांचवा क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने संयोगवश, चलिए यहां पर रुक गया, एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को अल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और अल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? ठीक है, कह रहा है कि गलती उससे हो गया। क्या गलती हो गया जी? कि एसीटोन और अल्कोहल मिल गया। अब इसको अलग कैसे करेंगे? देखिए, अलग करने के लिए आपको अलग अलग तरीका होता है। इसमें हम जो 2-3 बात बोल रहे हैं ना, उसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ध्यान से 2-3 बात आप समझ लीजिए। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, पॉइंट को क्लियरली समझिएगा। पहला बात क्या कह रहे हैं? पहला बात क्या कह रहे हैं कि जब दो द्रव आपस में नहीं घुले, क्या बोले? जब दो द्रव आपस में बिल्कुल नहीं घुले, माने कि नहीं घुलता, जैसे पानी और तेल, तो उनको अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करेंगे वह होगा पृथक्कारी कीप। पृथक्कारी कीप यानी सेपरेटिंग फनल। कब यूज करेंगे? जब दो द्रव आपस में बिल्कुल नहीं मिलता हो। दो द्रव आपस में बिल्कुल नहीं मिले तो पृथक्कारी कीप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नंबर 1 हो गया। तो याद रखना, पानी और तेल शॉर्ट में सिर्फ समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, और आप इसको याद रख लीजिएगा कैसे कि पानी और तेल मिलता नहीं है, और मिलता नहीं है तो फिर इसको पृथक्कारी कीप यानी सेपरेटिंग फनल द्वारा अलग कर लेंगे। पहला एक बात तो यह। दूसरा है कि छान कर किसको अलग करेंगे? तो ये देख लो, इसमें भी एग्जाम्पल से याद रखो, बालू और पानी, ऐसे याद रखो। देखो, याद रखना आसान होगा, परिभाषा याद रखने से अच्छा एग्जाम्पल याद रखना होता है। तो बालू और पानी मतलब कि अगर कोई ठोस किसी द्रव में घुलता नहीं हो, अगर कोई ठोस किसी द्रव में घुलता नहीं हो तो आप उसको अलग कर सकते हैं छानकर, और अगर दो द्रव आपस में नहीं घुलता हो तो उसको अलग करेंगे पृथक्कारी कीप द्वारा। अब आ जाइए कि पानी और तेल नहीं घुला तो ये, अगर घुला तो क्या? यहां पर देखिए, अगर घुला तो क्या? तो घुला अगर, तो फिर दो चीज देखना है। एक कि अगर इनके क्वथनांक में यानी बॉइलिंग पॉइंट में, ध्यान से सुनिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अगर बॉइलिंग पॉइंट में यानी क्वथनांक में इनका अंतर बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत अधिक है, तो फिर उनको अलग करने के लिए हम लोग जो विधि अपनाएंगे उसको कहते हैं डिस्टिलेशन यानी आसवन। क्या कहेंगे? आसवन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट में, वही अब दूसरा बात कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस स्मॉल है, मतलब कम डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है तो ऐसी स्थिति में इसके लिए यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अगर दो द्रव आपस में घुलनशील हो और इनके क्वथनांक में बहुत कम का अंतर हो तो फिर इसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो आप आंसर दे देंगे डिस्टिलेशन अगर अधिक है तो, और अगर कम अंतर है तो किसके लिए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे कच्चा तेल का जो हम लोग अलग करते हैं, उससे पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी केरोसिन वगैरह होता है, तो उसके लिए प्रभाजी आसवन होता है। यहां पर एसीटोन और अल्कोहल, ये देखिएगा कि ये जो एसीटोन और अल्कोहल है, ये एसीटोन और अल्कोहल, इनके भी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम ही होता है, और इनको अलग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जो तरीका, वह है कौन सा? प्रभाजी आसवन। अब कितना अंतर होता है तो ये भी देख लीजिए। एसीटोन का लगभग जो होता है वह होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और अल्कोहल का लगभग होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो जब इनके बॉइलिंग पॉइंट में कम का अंतर हो, याद रखना है कि दो द्रव आपस में घुलनशील है, बॉइलिंग पॉइंट में कम का अंतर है, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर दो द्रव घुलनशील है, ज्यादा का अंतर है, तो डिस्टिलेशन। और अगर दो द्रव आपस में नहीं घुले तो फिर पृथक्कारी कीप। और अगर ठोस और द्रव को, माने कि वैसा ठोस जो द्रव में नहीं घुलता हो, उनको अगर अलग करना हो तो फिर उसको हम अलग करेंगे
छानकर। चलिए अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हो गया, इसके बाद हम लोग का 5 के बाद कौन सा, 6 नंबर। कहता है कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। अब रेडियोधर्मी वस्तु किसको कहते हैं, जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करती है, उसको रेडियोधर्मी वस्तु कहते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे यूरेनियम क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। रेडियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकालता है। अब इन रेडिएशंस जानते हैं कि ये सब हानिकारक रेडिएशन है, अल्फा बीटा गामा सब हार्मफुल है, सबसे ज्यादा तो गामा रेडिएशन हार्मफुल है। और उससे जो रेडिएशन अगर निकले तो फिर उस रेडिएशन से बहुत खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि इस रेडिएशन से बचने के लिए बोल रहा है कि किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो इसका सबसे जो सही आंसर होता है, याद रखिएगा, जो सबसे सही इसका आंसर होगा वह होगा सीसा। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सीसा एक अधिक डेंसिटी वाला मटेरियल है, उच्च घनत्व वाला मटेरियल है। और उच्च घन, ऐसा नहीं कि सीसा से ज्यादा कुछ घनत्व ज्यादा नहीं होता, ऑस्मियम का घनत्व इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी होना चाहिए और वो सस्ता भी होना चाहिए। तो उस लिहाज से सीसा जो होता है, इनमें अगर इन चारों में देखा जाए तो फिर तो स्पष्ट है कि सीसा की डेंसिटी सबसे ज्यादा है और वो रेडियोधर्मी वस्तु को यूज करने के लिए सबसे, माने कि प्रिजर्व करने के लिए, उसको रखने के लिए सबसे ज्यादा सेफ है। लेकिन सीसा से भी ज्यादा डेंसर है ऑस्मियम। आपको मालूम है कि सब, माने कि इसकी जो ऑस्मियम होता है सबसे भारी तत्व होता है, लेकिन फिर उसके एवेबिलिटी भी होनी चाहिए, उसकी उपलब्धता भी होनी चाहिए। और यहां पर उस हिसाब से सीसा क्योंकि सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है, और इसलिए अब राजस्थान में कोई जावर खान है, वहां पर सीसा प्रचुर मात्रा में मिलता भी है, तो वहां पर हम लोग के लिए सीसा इजिली अवेलेबल है, कम दाम का है। और यही कारण है कि रेडियोधर्मी वस्तु जो होते हैं उसको किस पद के पात्र में रखना चाहिए, किससे, सीसा। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि अल्फा, याद रखिएगा, बीटा और जो गामा रेडिएशन होता है इससे बचाना, क्योंकि ये सीसा की दीवारों को पार नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, इसके भी पीछे कारण बिल्कुल सिंपल है कि सीसा जो होता है हाई डेंसिटी का मटेरियल होता है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 6, याद रखिए रेडियोधर्मी वस्तु किसके बने पात्र में रखेंगे, याद रखना बिल्कुल सीसा। कारण फिर समझ लो कि हाई डेंसिटी होता है, अल्फा बीटा गामा को ब्लॉक कर देता है, बाहर निकलने नहीं देगा। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 7। तापमान में परिवर्तन से किस माध्यम में ध्वनि के वेग में सबसे ज्यादा परिवर्तन होगा। 3 ही ऑप्शन है, धातु है, द्रव है, गैस है। तो एक जो नहीं है उसको हम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, और ये कर देते हैं ठोस। ठोस, द्रव, गैस। हाँ चलो अच्छा है, ठोस, धातु भी तो ठोस ही है। नहीं तुम्हारा मन करे ए बी, बी नहीं ना था, इसको यहाँ बी लिख देते हैं। चलो ए बी सी डी, अब चारों ऑप्शन हो गया, अब टेंशन नहीं लेना है। अब पूछ रहा है कि तापमान में परिवर्तन से किस माध्यम में ध्वनि के वेग में परिवर्तन सबसे अधिक होगा। सिंपल सा बात जानो कि तापमान में परिवर्तन से सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा परिवर्तित होगी। अब गतिज ऊर्जा जानते हो कि सबसे ज्यादा ठोस, द्रव और गैस में किसका होता है, गैस का। बात समझ लो, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा किसका गतिज माने किसके अणु का गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होता है, देखो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है गैस का, उससे कम होता है लिक्विड का, सबसे कम होता है सॉलिड का। अब आइए कि अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी गैस के ही अणु का बढ़ेगा, क्योंकि इसी को स्पेस भी ज्यादा है और यही इसी का माने कि जगह ज्यादा होने के कारण ज्यादा कंपन भी करेगा। और जब तक कंपन नहीं होगा तब तक ध्वनि संचरित भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ध्वनि के वेग में परिवर्तन सबसे अधिक किसमें हो जाएगा, ध्वनि के वेग में परिवर्तन सबसे अधिक हो जाएगा किसमें, गैस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ये बात तो आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में ध्वनि का वेग होता है, सबसे कम गैस में होता है। ये भी एक तरह अच्छा क्वेश्चन है कि तापमान में परिवर्तन से किस माध्यम में ध्वनि के वेग में परिवर्तन सबसे अधिक होगा, तो जिसमें कंपन सबसे ज्यादा होगा टेम्परेचर चेंज होने से, और सबसे ज्यादा कंपन किसमें हो जाएगा चेंज, गैस में। इसलिए गैस में ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होगा।
माने कि तापमान में परिवर्तन से गैस में ध्वनि के वेग में परिवर्तन सबसे अधिक होगा। देखो और भी फैक्टर होता है जिन पर ध्वनि का वेग प्रभावित होता है, प्रत्यास्थता। तो मेन बात यहां एक और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द्रव और जो ठोस होता है उनके लिए टेम्परेचर से ज्यादा मायने जो होता है ना वो इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता रखती है। उन लोगों के लिए तापमान से ज्यादा मायने क्या रखता है, प्रत्यास्थता। तो उनमें जो ज्यादा वेरिएशंस आता है वो इलास्टिसिटी के सेंस में आता है, मतलब प्रत्यास्थता से उनका वेग बदलेगा। प्रत्यास्थता ज्यादा हो जाएगा, ध्वनि का वेग अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, ध्वनि का वेग भी कम हो जाएगा। लेकिन गैस के लिए जो मायने रखता है वो प्रत्यास्थता उतना मायने नहीं रखता है जितना कि तापमान रखता है। इसलिए तापमान में परिवर्तन से पूछे कि ध्वनि के वेग में सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें होगा, तो याद रखिएगा कि आंसर कौन सा हो जाएगा, गैस। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हो गया 7। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केपलर का दूसरा नियम आधारित है। देखो केपलर का दूसरा नियम, आपने केपलर का तीनों नियम पढ़ा होगा, एक बार हम सिर्फ शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। केपलर का पहला नियम क्या कहता है, कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है और कक्षा का तल पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है, पहला खत्म। दूसरा कहता है ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, मतलब समान समय में दीर्घवृत्त के समान क्षेत्रफल को तय करता है, पॉइंट 2 खत्म। तीसरा कहता है आपका परिक्रमण काल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, कि किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह के सूर्य से माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है, यानी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। क्या बोले, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन के समानुपाती होगा। चलिए ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन पे आते हैं। केपलर का दूसरा नियम, केपलर का दूसरा नियम को समझने के लिए एक देखो कि ये हमारा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा है। मान लो कि यहां पर हमारा सन है, ये हमारा सूर्य हो गया, इसको हम सन बना देते हैं। सन तो अच्छा नहीं बनेगा, चलो इसी को समझ लो, ये सन है। और ग्रह जो है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, इस तरह से दीर्घवृत्तीय कक्षा में। अब देखो कहता है क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, मतलब कि मान लो कि 1 घंटा में यहां पर ग्रह इतना दूरी तय किया और 1 घंटा में ग्रह मान लो कि इतना दूरी तय किया, ठीक है। अब कहता है केपलर का दूसरा नियम कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। इसका मतलब है कि ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर इसका एरिया मान लो A है, इसका एरिया मान लो B है, तो ये A एरिया और B एरिया बराबर होगा। ध्यान से देख लेना, A एरिया और B एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अब ऐसा तो इसको दूसरे तरीके से भी कह लो कि मान लो इसको हम A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, इसको D कहते हैं, मान लो ऐसा नाम दे दिए। तो अब 2 बार एक ही नाम हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसको P कहते हैं, इसको Q कहते हैं, इसको R कहते हैं, इसको S कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि ये जो PQ का डिस्टेंस है ये P है, ठीक है। तो ये जो PQ का डिस्टेंस है वो है ज्यादा और ये RS का डिस्टेंस है कम, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, और ये डिस्टेंस भी 1 घंटा में, ये डिस्टेंस भी 1 घंटा में। इसका मतलब क्या, रेखीय चाल यहां ज्यादा, यहां रेखीय चाल कम। अब रेखीय चाल यहां पर ज्यादा और यहां पर रेखीय चाल कम, तो इसको समझाएगा कौन, इसको समझाएगा कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। कैसे, कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत याद होगा, L बराबर होता है mvr, ये कोणीय संवेग है। और याद होगा कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर बाहर से टॉर्क नहीं लगे तो कुल कोणीय संवेग कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, बाहर से बल नहीं लगे तो कुल कोणीय संवेग कांस्टेंट। यहां पर तो मास तो ग्रह का कांस्टेंट है ही, ठीक है। यहां पर देखिए रेडियस कम हो गया तो रेडियस कम हो गया, तो यहां पर रेखीय चाल बढ़ गया, और यहां पर देखिए रेडियस ज्यादा हो गया तो फिर चाल घट गया। इसलिए केपलर का दूसरा नियम किस पर आधारित है, आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, ये बात तो जानते हो, ये भी जान लो कि जब पास होगा तो रेखीय चाल ज्यादा होगा और दूर होगा तो रेखीय चाल कम होगा। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हम लोग का 9। चलिए ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देख लेते हैं इसको भी। 5 मीटर गुने 5 मीटर गुने 4 मीटर वाले हॉल में वायु का द्रव्यमान कितना होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आपके काम का भी है। 5 गुने 5 गुने 5, तो सबसे पहले बताइए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम आपको मालूम होता है हॉल का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये सब चीज तो मैथ में आपको मालूम है। चलो 5 5 4 को गुना कर दो, 5 गुने 5 गुने 4, 5 गुने 5 गुने 4, और इसको करोगे तो 5 5 25 चक्के 100, ये तो सेंचुरी मार दिया जी। तो ये हो गया 100 मीटर क्यूब। वेरी गुड, ये हो गया 100 मीटर क्यूब, ये निकल गया वॉल्यूम, हम लोग के लिए काम हो गया आसान।
अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है। देखो काम का चीज आ गया ना। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ध्यान देना। तो 100 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया? ये तो 100 मतलब कि 2 गो इधर है तो 2 गो और बढ़ा दो। तो 1 2 3 गो पहले था, 2 गो और बढ़ा दिए तो हो गया इतना लीटर। अब देखो कैसे निकालोगे। अब तो भाई हवा का द्रव्यमान निकालना है। तो अब कहिए कि वायु का अनुभार कितना होता है? तो आप बोलिएगा सर मजाक काहे करते हैं, वायु का अनुभार कोई थोड़ी ना होता है। चलिए हम जानते हैं कि वायु मिश्रण है तो अनुभार नहीं होगा, लेकिन हम अपने व्यवहारिक कार्य के लिए वायु का अनुभार माने हुए हैं केमिस्ट्री में 29। ये बात याद रखिएगा, फिर गड़बड़ाना नहीं है कि सर मिश्रण है तो अनुभार होगा। नहीं जी, अपना व्यवहारिक कार्य के लिए हम लोग माने हुए हैं कि वायु का अनुभार कितना होता है? 29। और थोड़ा सा याद रखिए कि 22.4 लीटर जो चीज होती है 22.4 लीटर, इसका 22.4 लीटर जो होता है ना आयतन, इसका वजन होता है 1 मोल के वजन के बराबर। तो 1 मोल का वजन का मतलब यहां पर कितना हो गया? यहां पर हो गया 29 ग्राम। यहां पर आंसर थोड़ा सा दिक्कत है, इसका आंसर आएगा अभी हम बताएंगे 130 केजी आएगा। सबको केजी में कन्वर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब केजी में कर देना। चलो ठीक है। अब देखिए 22.4 लीटर का वजन 29, तो इतने का वजन कितना? इतना तो आप मैथ्स में कर ही लीजिएगा। 1 2 3 4 5 लीटर का वजन कैसे निकालेंगे? 29 बटा 22.4 और गुना ये हो गया 1 2 3 4 5 गुना। अब कर लीजिए, इतना ग्राम में आएगा और ये आएगा ग्राम में, तो केजी के लिए कितना से भागा दे देना? 1000 से। और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देख लीजिएगा मोटा मोटी, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1.3। ध्यान दे देना। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, 1 मिनट, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.3। यहां से 1 2 3, ये 1 2 3, तो ये आएगा देखो सॉल्व करने पर 1.3 गुना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 130 केजी। ये हो जाएगा 130 केजी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देख लो कैसे बना लिए, वॉल्यूम निकाल लिए पहले कमरा का, और आगे 100 1 मीटर क्यूब कितना हुआ? 1000 लीटर। 100 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? इतना लीटर। 22.4 लीटर का कितना होता है मोल कंसेप्ट से? 29। तो इतना का कितना हो जाएगा? इतना ग्राम में होगा। केजी में बदलने के लिए 1000 से भागा दे दिया, यहाँ केजी में बदल दिए थे, यहाँ के लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, नया तरह का क्वेश्चन था। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। कहता है 10 नंबर में कि निर्वात में लाल और नीला रंग का अपवर्तनांक का अनुपात क्या होता है? चलिए सब फटाफट बता दीजिए, सोच लीजिए, देख लीजिए। चलिए हो गया, बता रहे हैं, जवाब देखिएगा। कहता है कि अपवर्तनांक जो होता है ना, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आपके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात तो भैया दम याद रख लो, ये सब तो बेसिक बात है। अपवर्तनांक जो है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर 7 रंग अगर बात करते हैं, VIB GYOR विबग्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इधर से जाते हैं तो वेवलेंथ जो होता है तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका हुआ? रेड का। रेड का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा हुआ, तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका हुआ? रेड का। यानी रेड का जो अपवर्तनांक है वो कम है किसके तुलना में? वायलेट के तुलना में। रेड का अपवर्तनांक कम है किसकी तुलना में? वायलेट की तुलना में। रेशियो किसका किसका पूछा? लाल का, तो लाल लिखेंगे ऊपर, लाल लिखेंगे ऊपर, और नीचे किसका लिखेंगे? नीला। नीला नहीं था, यहां तो हम बैगनी ले लिए ना, नीला लेना होगा। चलो ठीक है, यहाँ बी कर देते हैं, बात तो यही है बी। और आ जाइए, ये हो गया बी। अब देखो, एक हो गया रेड, एक हो गया ब्लू, और रेड कम है तो रेशियो हो जाएगा क्या चीज इसका? लेस देन 1, यानी ये जो वैल्यू होगा वो होगा 1 से कम, यानी आंसर होगा 1 से कम। देख लो, निर्वात में लाल और नीला रंग का अपवर्तनांक का अनुपात क्या होगा? सिंपल सा बात है कि अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका अपवर्तनांक कम, लाल का होता है ज्यादा, इसलिए लाल का अपवर्तनांक कम है, नीला का ज्यादा हो जाएगा और अनुपात 1 से कम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11।
संधारित्र में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? संधारित्र में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? देखिए, संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर। इसमें समान धातु का बना हुआ दो प्लेट होता है एक दूसरे से कुछ दूरी पर, और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, एक प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरा प्लेट पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। चलिए कोई बात नहीं है, गायब हुए हो तो फिर हम ले आते। ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखिए, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, अंदर में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी विद्युतीय क्षेत्र में संधारित्र में ऊर्जा संचित रहती है। याद रखना है, इसी फील्ड में रहता है संचित ऊर्जा, और वह होती है वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा। स्थैतिक क्यों बोले? चार्ज प्लेट पर है, रेस्ट में, स्थैतिक हो गया। कौन सी ऊर्जा होगी? वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा। और इसको निकालेंगे कैसे? याद रखना, हाफ CV² से। किससे? CV² से। अब ये बोला CV² क्या है? तो C हो गया इस संधारित्र का धारिता, और भी क्या हो गया? ये भी समझ लो कि जब हम इसको बैटरी सोर्स से जोड़ेंगे तो यहां वोल्टेज अगर देंगे भी, तो इसके प्लेटों के आर पार भी वोल्टेज होगा भी, और संचित ऊर्जा होगी हाफ CV²। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, बहुत जरूरी चीज है। चुंबकीय ऊर्जा किसमें होती है? यह भी याद रखो, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह होता है आपका इंडक्टर में। इंडक्टर का मतलब होता है चोक। ठीक है, जब तार से, कोई तार को मान लो कि ऐसे कॉइल में लपेट दिए तो ये बन गया चोक। अब ये चोक में जब करंट पास करोगे तो अंदर में बनता है, यहां पर बनता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्जा होती है वो चुंबकीय ऊर्जा होती है। इसको भी निकालने का फॉर्मूला याद रखना, कभी कहीं पूछ देता है फॉर्मूला भी, तो हाफ LI²। L हो गया इस चोक का प्रेरकत्व, और I हो गया चोक से प्रवाहित विद्युत धारा। याद रखना, I हो गया प्रवाहित विद्युत धारा, L हो गया प्रेरकत्व, और आंसर यहां संधारित्र में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर हो जाएगा वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा। याद रखना दो चीज, संधारित्र में पूछे वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा, अगर पूछे इंडक्टर में तो हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। लोहा के छड़ को चुंबकित करने पर, अरे भैया ये भी तो नया क्वेश्चन है। लोहा के छड़ को चुंबकित करने पर छड़ की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? अब तो अगर वजन पूछ देगा, पहले बात को ध्यान से समझ लो कि लोहा का छड़ को चुंबकित करने पर छड़ की लंबाई क्या होगी। अगर वजन पूछेगा तो बोलोगे कि अपरिवर्तित रहेगा। पहला बात ये याद रखना। अगर पूछ रहा है कि छड़ की लंबाई क्या होगी, तो देख लो यहाँ पर कहानी क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखो, लोहा जो होता है ना, एक अच्छा चुंबकीय पदार्थ इसीलिए होता है क्योंकि इसमें चुंबकीय परमाणुओं का समूह होता है जिसको डोमेन कहते हैं। बात समझ लिए, चुंबकीय परमाणुओं का समूह होगा जिसको डोमेन कहेंगे। तो अब डोमेन जो होता है, जब इस पर कोई चुंबकत्व, चुंबकीय क्षेत्र में ये नहीं है, मतलब इसके अगल बगल कोई मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तो इसका डोमेन जो होता है ना वो इधर उधर रहता है, मतलब रैंडमली इधर उधर, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, अपना इधर उधर रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे, बात समझ लो, जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा, मतलब इसको मैग्नेटाइज कीजिएगा, चुंबकित कीजिएगा, ये जो इधर उधर जितने डोमेन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, मतलब एक निश्चित दिशा में आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सब ऐसा हो जाएगा। और जब सब ऐसा हो जाएगा तो सारे एटम्स जो होते हैं वो एक साथ, माने सारा डोमेन, इसको कहेंगे एटम नहीं, सारा डोमेन एक साथ आ जाएगा और लगेगा एक फोर्स इधर की ओर, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हो रहा है इधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। और इसीलिए इस केस में लोहा के छड़ को चुंबकित करने पर उसकी लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। कारण क्या होगा? डोमेन सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है ऋणात्मक, और याद रखना काइनेटिक एनर्जी होता है धनात्मक, और टोटल एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा, और साथ में याद रखना पोटेंशियल एनर्जी भी होता है ऋणात्मक।
टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ऋणात्मक होगा, काइनेटिक एनर्जी धनात्मक होगा। अगर फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला याद रख लो, कभी जरूरत पड़ भी सकता है। अगर टोटल एनर्जी पूछे, अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे और अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे। रुक जाओ, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं ताकि तुमको दिक्कत फिर ना हो। ठीक है, टोटल एनर्जी याद रखो, टोटल एनर्जी याद रखो, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी याद रखो और तब याद रखो पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, अगर टोटल एनर्जी अगर मान लो कभी आ गया पूछ दिया एग्जाम में तो -13.6 Z², Z हो गया जिस परमाणु का निकालोगे उस परमाणु का परमाणु संख्या और बट्टा n² यानी कि कक्षा संख्या का स्क्वायर। पहला हो गया। काइनेटिक एनर्जी पूछेगा इतना ही बोल देना, लेकिन माइनस में मत बोलना, काइनेटिक एनर्जी माइनस में नहीं होगा, ये होगा 13.6 Z² और बट्टा में हो जाएगा n²। ठीक है, और लास्ट आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी। जितना टोटल एनर्जी है पहले उतना लिख देना, 13.6 Z² और बट्टा n² और लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देना, थोड़ा सा इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से, 2 से, तो कितना हो गया, माइनस तो रहना ही था, 13.6 इंटू 2 यानी जो ये है इसका जस्ट 2 गुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। परमाणु के कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा पूछेगा कितना होता है, बोलोगे कुल ऊर्जा ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक ऊर्जा यह बतलाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक जो हैं वह एक बंधन बल के द्वारा यानी कि एक फोर्स के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन बाउंड है न्यूक्लियस से एक फोर्स के द्वारा और वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गॉड पार्टिकल क्या है। गॉड पार्टिकल जो है ना वो हिग्स बोसॉन होता है। हिग्स बोसॉन, देखिए एक साइंटिस्ट थे पीटर हिग्स नाम था, उन्होंने बताया कि किसी वस्तु को जब एक हिग्स फील्ड में रखा जाता है, वो बताए कि मास कैसे ओरिजिनेट होता है। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया था कि मास कैसे ओरिजिनेट होता है। चार्ज ओरिजिनेट होता है ये तो थेल्स बता दिए थे कि हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मास कैसे यानी द्रव्यमान कैसे आता है ये किसी को नहीं पता था। ये पहली बार पीटर कण है जिनको हम एक फील्ड में रखते हैं, उस फील्ड का नाम दिया उन्होंने हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड में रखा जाए तो वो क्या होता है ना कि उसमें कुछ असेंबलिंग करता है, कुछ इकट्ठा करता है जिसके कारण उसमें मास हो जाता है। तो ये था गॉड पार्टिकल और ये गॉड पार्टिकल को ही हिग्स बोसॉन कहा जाता है। तो हिग्स बोसॉन एक्चुअल में गॉड पार्टिकल है जो कि मतलब इलेक्ट्रॉन को या क्वार्क को चार्ज देने का, माने इलेक्ट्रॉन या क्वार्क को मास देने के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके पास मास कहां से आया ये कोई नहीं बताता है। ये हिग्स का जो थ्योरी था, गॉड पार्टिकल थ्योरी था, हिग्स बोसॉन जिसको थ्योरी कहा जाता है, वही इसको प्रूफ करता है। इसलिए यहां आंसर हो जाएगा हिग्स बोसॉन। और इसके इस थ्योरी के लिए कि किसी वस्तु में मास कहां से आता है, इस थ्योरी के लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला है। न्यूट्रॉन तो जानते हो ये एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिसका मास लगभग नगण्य होता है, हालांकि नगण्य नहीं होता लेकिन लगभग हम कहते हैं नगण्य। चार्ज 0 होता है। पॉली इसको खोजा था। मेसॉन की खोज याद रखिएगा युकावा ने किया था। न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी इसी से शो होता है। मेसॉन का खोज युकावा ने किया था। नाभिक क्यों अस्थायी होते हैं इसका कारण मेसॉन के थ्योरी सही माने कि इसकी व्याख्या मेसॉन की ही सहायता से की जाती है। यह सबसे पहले युकावा ने बताया था। पॉजिट्रॉन जो होता है इसका पार्टिकल का खोज, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन किया, मेसॉन का युकावा, न्यूट्रिनो का पॉली और इसका तो पीटर हिग्स का नाम बता ही चुके हैं। तो याद रखिएगा यहाँ हिग्स बोसॉन है और ये मास के लिए जिम्मेदार है। ये एक्सप्लेन करता है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन क्वार्क है उनके पास मास कहां से आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका देखिएगा 15 नंबर का आता है काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले काष्ठीय झाड़ीदार पौधों को क्या कहते हैं तो आंसर पहले इसका देख लेते हैं। स्क्लेरोफाइट। स्क्लेरोफाइट वैसे प्लांट्स को कहा जाता है जिसमें कि जो तना होता है वो और पत्तियां जो होती हैं, माने तना जो होता है, स्टेम जो होता है वो बिल्कुल काष्ठ टाइप का होता है, उड्डी होता है और पत्तियां बहुत नुकीली होती हैं।
तो ये स्क्लेरोफाइट्स होते हैं। दूसरा नंबर, तो यहां तो आंसर हो गया सी, स्क्लेरोफाइट्स। लिथोफाइट उस प्लांट को कहा जाता है जो चट्टान पर उगता है, यानी स्टोन पर उगता है। तो चट्टान पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको लिथोफाइट कहते हैं। ये सेमीफाइट हो गया, इसको सेमोफाइट कर दो, ये सेमोफाइट होगा। और ये उगता है आपका बालू पर। देखिए एक जीरोफाइट होता है, वो भी याद रखिएगा। जीरोफाइट उस प्लांट को कहेंगे जो कम पानी में उगेगा। वो कम पानी कहीं भी हो सकता है, बर्फ पर भी हो सकता है। बर्फ अगर ठोस रूप में उसको पानी नहीं मिलेगा तो वहां भी उसको जीरोफाइट कहा जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि जीरोफाइट भी रेगिस्तान में, सेमोफाइट भी रेगिस्तान में। नहीं, जीरोफाइट उस प्लांट को कहेंगे जो कम पानी में उगेगा। मेसोफाइट उस प्लांट को कहेंगे जो पर्याप्त पानी में उगेगा। याद रखिएगा, कम पानी में उगने वाला जीरोफाइट, ज्यादा पानी माने पर्याप्त पानी में उगने वाला मेसोफाइट, चट्टान में उगने वाला लिथोफाइट, बालू पर उगने वाला सेमोफाइट। अगर जीरोफाइट है तो वो बालू में भी उग सकता है, बर्फ पर भी उग सकता है। स्क्लेरोफाइट हो गया झाड़ीदार पौधा, और एक हीलोफाइट होता है और एक हेलोफाइट होता है। अंतर समझ लेना दोनों में। हेलो अगर है तो हेलो का मतलब हो गया कि ये लवणीय मृदा में उगेगा। याद रखना, लवणीय मृदा में। और अगर हीलोफाइट है तो ये तेज प्रकाश जहां होगा, अधिक मात्रा में जहां प्रकाश होगा, वहीं पर ये उगेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथोफाइट चट्टान में, सेमोफाइट बाली में, स्क्लेरोफाइट काष्ठीय झाड़ीदार पौधा हुआ, हेलोफाइट हो गया तेज प्रकाश में, हेलोफाइट हो गया लवणीय मृदा में। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। कहता है ड्यूरेसिस का अर्थ क्या होता है। ड्यूरेसिस का मतलब होता है कि जब किडनी जो होता है वो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करने लगता है, तो इस स्थिति को ड्यूरेसिस कहा जाता है। और ये ड्यूरेसिस का कारण याद रखिएगा, आपके पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित हार्मोन एडीएच का लेवल कम हो जाता है। पिट्यूटरी जब एडीएच का लेवल को कम कर देता है तो मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को ड्यूरेसिस कहते हैं। आदमी बार बार बाथरूम जाता है ना, तो ये ड्यूरेसिस है। इसका कारण और भी होता है, एक एडीएच ही नहीं होता है। अगर आप ग्लूकोज, सुक्रोज या कैफीन, ये सब जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं और कुछ ऐसे दवाई भी होते हैं जो कि इस ड्यूरेसिस का कारण होते हैं, यानी अधिक मूत्रस्राव का कारण। क्या क्या बोले? ग्लूकोज बोले, सुक्रोज बोले, कैफीन बोले, एडीएच का लेवल कम होना, और बहुत सारी दवाइयां भी ड्यूरेसिस का कारण बनती हैं। और क्रिएटिनिन की मात्रा अगर बढ़ती है, बात समझिएगा, अगर क्रिएटिन की मात्रा बढ़ती है तो इसका मतलब है कि आपके किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। अगर किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तभी क्रिएटिन की मात्रा बढ़ती है, और यहीं से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को किडनी का प्रॉब्लम है कि नहीं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 17। कहता है मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अब आपको यहां पर दो ही बात याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पहला, अगर क्वेश्चन पूछ दिया क्रेनियल नर्व कितनी होती है, देखो क्रेनियल नर्व कितना होता है, तो ये होता है 12 जोड़ी। और अगर पूछ दिया स्पाइनल नर्व कितना होता है, तो ये स्पाइनल नर्व जो होता है ये होता है कितना, ये होता है 31 जोड़ी। अगर स्पाइनल नर्व पूछा, देखो दो ही प्रकार का नर्व है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। अगर ब्रेन में क्रेनियल नर्व का पूछ दिया तो 12 हो गया, और स्पाइनल नर्व का पूछ दिया तो कितना हो गया? 31। चलिए अब यह तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, इसको याद रख लीजिएगा। याद रखिएगा, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट है। ब्रेनियल में ब्रेन से होता है तो उसको क्रेनियल कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होता है स्पाइनल कहते हैं। इसको नंबरिंग जब दिया जाता है तो रोमन में दिया जाता है, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। और इसको 31 को जब दिया जाता है तो वो फिर आपका 1 2 3 4 सॉरी इसको, हाँ इसको रोमन में दिया जाता है, ये नंबर में होता है 1 2 3 4 ये वाला लिखाता है ऐसे वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 18। 18 कहता है ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है। याद रखिएगा, ऑक्टोपस के रक्त का रंग होता है कैसा, तो ये होता है नीला। और नीला क्यों होता है, तो ये होता है, याद रखिए, हेमोसाइनिन के कारण। देखो ऑक्टोपस मोलस्का ग्रुप का होता है। मोलस्का इनवर्टिब्रेट का 9 गो ग्रुप होता है। इनवर्टिब्रेट में सबसे पहले देख लीजिए स्पॉन्जिस है, पॉरीफेरा है, प्लेटीहेलमिन्थस है, नेमाथेलमिन्थस है। ये 4 में तक तो कहीं पर कोई आपका सर्कुलेटरी माने कि सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र बना ही नहीं। इसके बाद आया एनिलिडा। एनिलिडा का समझ लो केचुआ। केचुआ में खून का रंग लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण, लेकिन एक बात याद रखना, हेमोग्लोबिन जो होता है वो उसमें प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है,
ठीक है। तो एनिलिडा में खून का रंग लाल हेमोग्लोबिन होता है, लेकिन प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। इसके बाद आ जाइए तिलचट्टा। तिलचट्टा जो होता है आर्थ्रोपोडा में आता है, उसका खून रंगहीन होता है क्योंकि उसमें हीमोलिम्फ होता है। तिलचट्टा में हीमोलिम्फ होता है। उसके बाद पूछेगा ऑक्टोपस यानी मोलस्का का, तो मोलस्का में देख ही रहे कि इसमें हेमोसाइनिन है, इसका रक्त का रंग यानी मोलस्का में तो लाल भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, लेकिन ऑक्टोपस उसका एक पर्याप्त जीव है। ऑक्टोपस बाबा बड़ा मशहूर था, वर्ल्ड कप में इसका चर्चा खूब होता था। जिसका देश पर चढ़ जाता था माने कि रहता था झंडा टाइप का कुछ बना हुआ, और जिस देश पर चढ़ जाता था वही फुटबॉल जीत जाता था। तो ये होता है हेमोसाइनिन, याद रखिएगा ऑक्टोपस के रक्त का रंग। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्लोरा और फौना का अर्थ क्या होता है। तो फ्लोरा का मतलब फ्लावर समझ लो, फ्लावर का मतलब होता है प्लांट। किसका होता है फ्लोरा होता है प्लांट का, तो ये हो गया। और फौना का मतलब फन हो गया, और फन किसका होता है नागराज का। नागराज क्या है एनिमल है, तो ये होता है एनिमल। नाम याद रखने का तरीका बता रहे हैं, देखो फ्लोरा में फल है, फल किसका होगा, फूल किसका होगा, प्लांट का होगा। तो फ्लोरा टर्म होता है प्लांट के लिए, और फौना यानी फन किसका होता है सांप का। सांप क्या है जानवर है, एनिमल। आंसर हो जाएगा कौन सा पौधा और पशु। फ्लोरा हो जाएगा पौधा का, और फौना हो जाएगा किसका पशु का। चलिए और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, तब करते हैं आपको टाटा, और आप लोग बचाते रहिए अपना डाटा। आ जाइए इकोटोन का अर्थ होता है। अब देखिए इकोटोन क्या होता है। इकोटोन दो अलग अलग सिस्टम इकोसिस्टम के बीच में एक बीच का क्षेत्र होता है। दो अलग अलग जो इकोसिस्टम होते हैं, दो अलग अलग जो इकोसिस्टम है उनके बीच का क्षेत्र जो होता है, या उसके बीच में एक तीसरा अलग प्रकार का इकोसिस्टम होगा, इसी को कहा जाता है आपका इकोटोन। क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है आपका इकोटोन। अब ध्यान से यहां पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका समझ लीजिए कि ये आपका जंगल है, ठीक है। तो ये जंगल वाला इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और यहां पर आपका मान लीजिए कि रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान वाला इकोसिस्टम है। इन दोनों के बीच में एक जगह होगा जहां पर ना तो जंगल है ना रेगिस्तान है, तो ये तीसरा प्रकार का इकोसिस्टम है। सपोज कर लीजिए ये आपका है ग्रास लैंड, यानी कि घास का मैदान। तो ये यहां पर क्या होता है कि इसमें इसका भी जीव पहुंचता है, इसका भी जीव पहुंचता है। ये बीच वाला दोनों के बीच में समन्वय के बीच के लिए एक और इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम को कहा जाता है ग्रासलैंड। और यहां पर क्या होगा कि जहां दो बायोमास मिलते हैं, कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है, सीमित वनस्पति का क्षेत्र है, या उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है, यहां दो बायोमास मिलते हैं। याद रखिएगा दो अलग अलग प्रकार के आपको इकोसिस्टम्स मिल रहे हैं यहाँ पर, और ये ग्रासलैंड हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए कि एक तरफ आपका पृथ्वी वाला इकोसिस्टम है टेरेस्टेरियल, एक है समुद्र वाला इकोसिस्टम मैराइन, और बीच में आ गया मान लो मैनग्रोव का जंगल। तो मैनग्रोव का जंगल हो गया इनके लिए आपका कौन सा इकोटोन। तो यहाँ दो बायोमास मिलेगा, और यहाँ सबसे अधिक आपका वेरिएशन यानी कि परिवर्तन, या आप कह सकते हैं बहुत तरह का यहाँ जीव आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया कौन सा इकोटोन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेट्स के लिए, और तब तक के लिए आप लोग को गुड नाइट।